अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम एमडी के प्रिपरेशन का डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस। हम वायरस की क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरह से वायरस को हमने अलग अलग ग्रुप्स में रखा हुआ है, किस हिसाब से हमने रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जब हम वायरस को अपने होस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो वायरस की कौन सी किस्में होंगी, वायरस की शेप के हिसाब से कौन सी किस्में होंगी, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से कौन सी किस्में होंगी और वायरस की बीमारियों के हिसाब से हमारे पास कौन कौन सी किस्में होंगी, तो इन सारों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट करते हैं कि होस्ट के हिसाब से हमने उसकी कौन सी जो है किस्में रखी हुई हैं। पहली बात आप समझिएगा कि एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है। तो वायरस पैरासाइट है। अब वायरस जिसमें एंट्री करेगा वो उसका होस्ट कहलवाएगा। तो वायरस का होस्ट एक एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एक बैक्टीरियम भी हो सकता है। तो होस्ट के हिसाब से इसकी तीन किस्में होंगी। वो वायरसेस जो एनिमल को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें जूफेजिस कहा जाएगा, जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें बैक्टीरियोफेजिस कहा जाएगा और जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे उन्हें फाइटोफेजिस कहा जाएगा। फाइटो जो है ये प्लांट के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। अगर हम फाइटोफेजिस की बात करें, प्लांट वायरसेस की बात करें, इनकी 2000 से ज़्यादा किस्में होती हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल अंदर मौजूद हो सकता है वो आरएनए होगा। जबकि जूफेजिस की बात करें, इनके अंदर डीएनए आरएनए दोनों अंदर पाए जाएंगे। बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए मौजूद होगा लेकिन इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होगा। जूफेजिस के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड दोनों डीएनए आरएनए इस तरह से मौजूद हो सकते हैं। आगे बात करेंगे शेप के हिसाब से। बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो हैं उनकी शेप जो होती है वो टेडपोल शेप की होती है। कॉम्प्लेक्स शेप इसको कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक हेड होता है और दूसरा जो है टेल मौजूद होता है। तो हेड एंड टेल वाली शेप इन बैक्टीरियोफेज वायरसेस की होती है। प्लांट वायरसेस की बात करें तो उनका हेलिकल स्प्रिंग के जैसा शेप होता है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और एनिमल वायरसेस की बात करें, उनका स्फेरिकल गोल शेप हो सकता है। यहाँ हमें पॉलीहेड्रल शेप नज़र आ सकता है। पॉलीहेड्रल कहा जाता है जिसके अंदर ट्रायंगल्स मौजूद हो, 20 से ज़्यादा जो है ट्रायंगल्स मौजूद हो। इस तरह के जो है पॉलीहेड्रल या इकेसोहेड्रल जिसको हम कहें, इस तरह का शेप मौजूद हो सकता है। यही वाली लिखी हुई रोड शेप की ये वायरसेस होंगे, स्फेरिकल शेप के एनिमल वायरसेस होंगे और टेडपोल शेप के बैक्टीरियोफेज वायरसेस होंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो TMV टोबैको मोसेक वायरस और दूसरा जिक्र किया जा रहा है CAMV यानी कि कलीफ्लावर मोसेक वायरस। मोसेक कहेंगे दागों को, यानी कि लीफ के ऊपर दाग आ जाते हैं। तो इस तरह के निशान बनाने वाले वायरसेस हैं जो कि कॉलीफ्लावर को यानी कि गोभी को भी नुकसान पहुंचा रहे और टोबैको प्लांट को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर जूफेजिस की एग्जाम्पल की बात करेंगे, बहुत सारे वायरसेस हैं लेकिन यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, राइनो वायरसेस जो कि नज़ला ज़ुकाम काज करते हैं और कोविड-19 जो कि ये वायरस भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही नुकसान पहुँचा रहा है। और इसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं, टी फेजिस, टी लेमडा फेजिस, इनका हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर शेप के हिसाब से मजीद लिखा हुआ है, हेलिकल शेप के वायरसेस होंगे जैसे कि TMV हेलिकल हमने जिक्र किया। पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन स्फेरिकल भी हो सकता है, अलग अलग शेप की हो सकती है। तो पॉलीहेड्रॉन के अंदर जो है एडिनो वायरस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अगर एडिनो वायरस का जिक्र करेंगे तो ये एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का भी काज कर सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि पेट की प्रॉब्लम्स को भी काज कर सकते हैं। नमूनिया वगैरह या ब्रोंकिटिस जो है ये इस वायरस की वजह से हो सकती है। टेडपोल शेप का जो वायरस होगा वो बैक्टीरियोफेज होगा। अब यहाँ पर इन्वेलप्ड वायरसेस का ये शेप के हिसाब से नहीं होते इन्वेलप्ड वायरसेस। वायरस अगर मिसाल के तौर पर स्फेरिकल है तो उसके ऊपर एक लिपिड की लेयर मौजूद हो सकती है। तो इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं, नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं हमारे पास वायरसेस। तो फ्लू वायरसेस जितने भी होते हैं नज़ले ज़ुकाम वाले, जो एयरबोर्न वायरसेस होते हैं वो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। कोरोना वायरस के ऊपर भी आपको लिपिड की जो है इन्वेलप नज़र आ रही थी। उसके अलावा स्फेरिकल शेप के अंदर कलीफ्लावर मोसेक वायरस का जिक्र किया जा रहा है। कलीफ्लावर मोसेक वायरस जो है ये इकेसोहेड्रल शेप का होता है, जैसे कि हमने जिक्र किया था, जो कि पॉलीहेड्रॉन के अंदर आ जाते हैं। वैसे इसका रफली स्फेरिकल शेप होता है और स्फेरिकल शेप के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे एनिमल वायरसेस होते हैं। सर्कुलर के अंदर स्फेरिकल सर्कुलर हम एक तरह से ही सेम ही काउंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर HIV वायरस जो है वो मौजूद है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो ये वायरसेस की किस्में, तो बेसिकली तीन जो है मेन किस्में हैं, या अगर हम चार इनको बना दें, हेलिकल शेप, पॉलीहेड्रॉन, टेडपोल और स्फेरिकल। बाकी इनवेलप्ड जो है वो एक लेयर के ऊपर बात हो रही है और इस तरह से स्फेरिकल जो होगा वो सर्कुलर भी होगा। तो ये चार किस्में हमारे पास मेन रहेंगी। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से वायरस की क्लासिफिकेशन। तो वायरस की जो क्लासिफिकेशन पहले की गई थी वो थे डेविड बेल्टमोर। इन्होंने 1971 के अंदर वायरस की क्लासिफिकेशन की थी। ये एक वायरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जो है हासिल किया था।
फिर उसके बाद जो है वायरस की क्लासिफिकेशन को अब और थोड़ा सा अपडेट किया गया है 2018 और 19 के दरमियान में। ये जो अपडेट नई क्लासिफिकेशन में लाया गया है, ये दरअसल इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट्स को देख करके लाया हुआ है कि वायरस किस तरह से एक कॉमन एंसेस्टर्स में से अराइज हुए हैं। अब हम बात करते हैं वायरसेस के हवाले से, उनके जेनेटिक मटेरियल के हवाले से। तो हमारे पास कुछ वायरसेस हैं जो डीएनए वायरसेस होंगे, कुछ हमारे पास वायरसेस होंगे जो आरएनए वायरसेस होंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जो डीएनए में बदल जाते होंगे या आरएनए में बदल जाते होंगे। तो उस तरह से हम लोग इनको समझते हैं। सबसे पहले डीएनए वायरसेस का जिक्र किया जा रहा है जिनके अंदर डीएनए पाया जाएगा। डीएनए वायरसेस के अंदर फिर दो किस्में आ जाती हैं। एक को हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस कह रहे हैं और दूसरे को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कह रहे हैं, यानी कि एक ऐसा वायरस जिसके अंदर दो धागे डीएनए के पड़े हुए हैं, और एक ऐसा वायरस भी है जिसके अंदर अकेला धागा जो है डीएनए का मौजूद है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ये क्या करेगा, इसे प्रोटीन बनाने होंगे तो पहले ये मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए ये जिस सेल में गया होगा उसी के एंजाइम्स को इस्तेमाल करेगा। तो हॉस्टल के न्यूक्लियस में जा करके वहाँ उसके एंजाइम्स को इस्तेमाल करके ये जो है हमारे पास प्रोटीन्स को बना रहा होगा। उसके अलावा ये वायरस जो है कैंसर भी काज कर सकते हैं, सेल्स को ख़राब करके ये कैंसर भी काज कर सकते हैं। ये प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस के अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो हर्ब्स का नाम लिखा हुआ है। हर्ब्स जो है ये दाने वगैरह कर रहे होते हैं। फिर एक और हमारे पास आ जाती है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। ये रहते तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन जब इन्होंने प्रोटीन बनाना है तो उससे पहले ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अकेले धागे से ये अपने दो धागे बना लेंगे। फिर इनका एक धागा जो है मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होगा। तो इस तरह से अपने एक धागे में से ये मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे और फिर वो मैसेंजर आरएनए आगे जाकर के प्रोटीन बनाएगा। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस थे जिसके अंदर हर्ब्स आ रहा था वो पहले से ही डबल स्टैंडर्ड थे और वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए बना रहे थे, लेकिन इनको पहले डबल स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, फिर जो है मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा। जो इनका नई नस्ल बनेगी उसके अंदर दोबारा से सिंगल स्टैंडर्ड जो है डीएनए मौजूद होगा। वो जो डीएनए उन्होंने डबल स्टैंडर्ड बनाया वो दो हिस्सों में अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से नई नस्ल के अंदर जो है एक एक डीएनए दोबारा से पहुंचेगा। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल का जिक्र किया जा रहा है वो है पार्वो वायरसेस। ये जो पार्वो वायरसेस होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरसेस होते हैं और इनके आवाज़ से अगर हम बात करेंगे ये जो बीमारी हमारे पास काज कर रहे होते हैं ये हमारे पास जो है नज़ले ज़ुकाम की बीमारी भी काज कर सकते हैं और उसके अलावा रैशेस और फीवर, इस तरह की ये बीमारी काज कर सकते हैं। आरएनए वायरसेस की अगर हम बात करेंगे इनके अंदर आरएनए मौजूद होगा। अब आरएनए या तो डबल स्टैंडर्ड मौजूद होगा या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं उन वायरसेस के हवाले से जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होगा, यानी कि उनके कैप्सिड के अंदर, उनके कवर के अंदर जो है आरएनए हमें दो धागों के अंदर नजर आएगा। तो जब ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बना लेंगे। डायरेक्ट इनके धागों में से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा। सेल के एंजाइम्स को ये सारे इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो ट्रांसलेशन में इस्तेमाल हो सकता है, या फिर उन्होंने जो मैसेंजर आरएनए बनाया है, एक अगर उन्होंने धागा अपने में से बनाया हुआ है वो धागा उसके साथ एक और जुड़ करके ये अपना डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि नए जानदार का जो है जीनोम होगा। तो इसके अंदर एग्जांपल्स जो है वो रियो वायरसेस आ जाते हैं। रियो वायरसेस का जो फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी एंटेरिक ऑर्फन्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है रियो का। रेस्पिरेटरी मतलब कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को असर करेंगे, एंट्रिक मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी असर करने वाले वायरसेस होंगे। उसके अलावा है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। पहले हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस का जिक्र किया था। डबल स्टैंडर्ड अपने जो दोनों धागे थे उनमें से एक मैसेंजर आरएनए बना रहे थे। जो हमारे पास अब आरएनए वायरस जिक्र किया जा रहा है वो सिंगल स्टैंडर्ड है और उसको पॉजिटिव सेंस कहा जा रहा है। पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि उनका जो एक धागा पड़ा हुआ है वो एक धागा डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम कर सकता है और मैसेंजर आरएनए के तौर पर वो डायरेक्टली जो है प्रोटीन बना सकता है, यानी कि उसको दोबारा से कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी। उसके पास जो अकेले आरएनए का जो धागा बना हुआ है वही मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करेगा। इसके अंदर एग्जाम्पल्स कोरोना वायरस का है, डेंगू वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है इसके अंदर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इनको पॉजिटिव सेंस नहीं कहा जा रहा, मतलब कि अपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस को मैसेंजर आरएनए के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये होस्ट सेल के अंदर जाएंगे फिर अपने धागे में से एक मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला एक आरएनए का धागा डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम नहीं कर सकता, इसलिए इनको नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस कहा जाएगा। फिर इनका जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो आगे ट्रांसलेशन के लिए यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं रेब्डो वायरस जो कि रेबीज़ को काज करता है, और दूसरा जिक्र किया जा रहा है पैरामाइओक्सो वायरस, ये जो है मीजल्स यानी कि खसरे की बीमारी को काज करते हैं। फिर हम बात करते हैं एक और कैटेगरी के हवाले से जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरसेस। हम मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है कि डीएनए में से आरएनए बनाया जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, डीएनए में से
आरएनए का बनना, लेकिन इसका उलट क्या होगा, आरएनए में से डीएनए का बनना। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरसेस है ये अपने आरएनए में से जो है डीएनए को बना रहे होते हैं और इसका प्रोसेस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलवाएगा। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उन वायरसेस के हवाले से जो एक कतार वाले होते हैं और आरएनए उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन उनके बीच के दौरान में डीएनए वो बना लेते हैं। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है कि इनके पास जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद है जो पॉजिटिव सेंस में मौजूद है। अब होता क्या है कि इनको अपने आप को बढ़ाने के लिए या ट्रांसलेशन करने के लिए पहले डीएनए बनाना पड़ता है। इनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा, जब ये होस्ट के अंदर पहुंच चुके होंगे तो इनके आरएनए को वो डीएनए में बदल लेगा। डीएनए में इसलिए वे अपने आप को बदल लेते हैं ताकि ज़्यादा देर के लिए स्टेबल वहाँ पर रह सके। फिर इन्होंने जो डीएनए बनाया होगा वही डीएनए आगे मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और फिर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन को वो बना रहा होगा। तो इनको जो है रेट्रोवायरसेस भी कहा जाता है। रेट्रो का मतलब है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो कि रेट्रो में हो यानी कि जो बैकवर्ड प्रोसेस कर रहे हो। इसके अंदर एग्जाम्पल एचआईवी वायरस आ जाता है। एचआईवी के जब हम कैप्सिड को देखेंगे तो उसके अंदर हमें आरएनए के 2 धागे नजर आएंगे जो सिंगल स्टैंडर्ड मौजूद होंगे। फिर एक और हमारे पास वायरसेस का जिक्र किया जा रहा है जो डीएनए वायरसेस है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, और वो बीच के अंदर अपना जो है आरएनए इंटरमीडिएट के तौर पर बना लेते हैं। तो इनके अंदर वैसे डीएनए मौजूद होता है, लेकिन डीएनए आरएनए को बनाएगा, आरएनए फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा यानी कि आरएनए दोबारा से जो है फिर वो डीएनए को बनाएगा और फिर जो है इस तरह से आगे प्रोसेस होगा मैसेज आरएनए का बनने का और ये सारा। अब इसके अंदर एग्जाम्पल जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की लिखी हुई है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जिसके अंदर आरएनए बीच के अंदर मौजूद रहेगा, जबकि हेपेटाइटिस सी जो है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर वही बात लिखी हुई है कि इनको हमने होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे फाइटोफेज प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाले, जूफेज एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाले, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं। अब हम लोग यहाँ पर वायरस और वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों और उनके ट्रांसमिशन को भी डिस्कस करेंगे ताकि ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाए साथ में, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वायरल डिजीजेस का भी डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पर एक बीमारी का जिक्र किया जा रहा है जो कि है हेपेटाइटिस। ये लिवर की इन्फ्लामेशन है और इसको काज करने वाला वायरस जो होगा वो हेपेटाइटिस वायरस होगा। अगर हम बात करेंगे इसकी निशानियाँ क्या होंगी, हमारे जो पेट के अंदर दर्द रहेगा, फीवर रहेगा, उसके अलावा डार्क येलो यूरिन जो है ये रहेगा। ये किस तरह से फैल सकता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से फैल सकता है, नीडल्स के जरिए से फैल सकता है, खून के जरिए से फैल सकता है, फीसिस के जरिए से फैल सकता है और मुंह के जरिए से फैल सकता है। हर्ब्स की बीमारी जिसके अंदर दाने निकल आएंगे और इसको काज करने वाला हर्ब्स सिंपलेक्स वायरस होगा। इसके अंदर बुखार होगा और माउथ के गिर्द और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के गिर्द में जो है दाने वगैरह निकल आएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाले वगैरह भी मौजूद रहेंगे जेनिटल्स के दरमियान में भी। तो इस तरह से बर्निंग सेंसेशन हो सकती है पेशाब करने के दौरान में, फीवर रहेगा, फ्लू रहेगा, इस तरह की अलामत होगी। अगर हमारी स्किन कहीं से डैमेज होगी, अगर हमारी स्किन में कोई चोट वगैरह लगी होगी तो ये वायरस हमारी स्किन के अंदर पहुंच सकता है, या ये माउथ के जरिए से फैल सकता है या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जरिए से फैल सकता है। इसके फैलने की एक बड़ी वजह जो है इनसैनिटरी है यानी कि सफाई का ना होना। फिर बात करते हैं पोलियोमाइलेट्स के हवाले से, एक ऐसी बीमारी जो पोलियो वायरस की वजह से फैलती है और इसकी वजह से हमारे पास पैरालाइसिस हो जाती है, हमारी जो टांगे वगैरह है वो पैरालाइज हो जाती है। अगर हम इसके फैलने की बात करें तो ये खराब पानी के जरिए से फैल सकती है या फिर खाने के जरिए से फैल सकती है, या अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड है जिसके अंदर ये बीमारी मौजूद है तो उसके नोज़ में से जो सीक्रेशंस निकलेंगी, नज़ला ज़ुकाम होगा या जो है उसका फीसेस होगा, उसके ज़रिए से भी ये जो है फैल सकती है। तो ये बीमारी बुढ़ने इलाके में ज़्यादा होती है जहाँ पर सफाई वगैरह ज़्यादा नहीं होती। फिर एक और प्लांट लीफ का जिक्र किया जा रहा है जिसके अंदर जो लीफ होंगे प्लांट के वो कर्ली हो जाते हैं, कॉटन लीफ कर्ली डिजीज़। इसे काज करने वाला जो है वो बेगोमो वायरस होता है और ये वायरस एक इंसेक्ट यानी कि वाइट फ्लाई पेस्ट के जरिए से फैल रहा होता है। तो कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ जो है ये मेनली फाइबर्स को असर करती है, जो हमारे पास कॉटन प्रोड्यूस हो रही होगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह से कॉटन की प्रोडक्शन में हमें कमी देखने को मिलेगी। अब हम लोग एचआईवी वायरस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले इसके काज का जिक्र करेंगे, फिर इसके ट्रांसमिशन और कंट्रोल और इसके सिम्टम्स का जिक्र करेंगे। एचआईवी वायरस जो बीमारी काज करता है उसे एड्स कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अगर हम बात करेंगे इस बीमारी का सबसे पहला केस 1981 के अंदर जो है कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका के अंदर जाहिर हुआ था। और ये बीमारी जो है एड्स की ये गरीब इलाकों के अंदर, गरीब कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा फैलती है। एक इदारा जिसका नाम यूएनएड है उसने बताया कि 2019 के अंदर ऐसा रहा था कि 35 मिलियन लोग जो थे दुनिया के अंदर वो इस बीमारी का शिकार बने थे और 5% ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 15 साल से भी कम थी, वो भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला थे। इसको काज करने वाला वायरस जो है एचआईवी वायरस है। अगर हम एचआईवी वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके अंदर जो है मौजूद होता है आरएनए का एक एक धागा, जिसके सराउंडिंग में
प्रोटीन का कवर यानी कि एक एप्सिड मौजूद होता है और उसकी सराउंडिंग में फिर लिपिड की लेयर मौजूद होती है। ये लिपिड की लेयर जो होती है दरअसल सेल मेम्ब्रेन से ही बनी हुई होती है। इसके बारे में बात करेंगे तो शेप स्फेरिकल है और हमारे आरबीसी से 60 गुना कम ये साइज़ के होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें जीन्स कितने मौजूद हैं तो 9 जीन्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इसका प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और उसके अलावा होस्ट को नुकसान पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले वायरस जो है अटैच होगा, फिर फ्यूजन हो जाएगी, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन जो है सेल के साथ में जुड़ जाएगी और इनका जो आरएनए है वो अंदर आ जाएगा। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता हुआ ये आरएनए डीएनए में बदल जाएगा। ये अपने आप को बढ़ा देगा और उसके बाद जब इसकी कॉपीज बढ़ चुकी होंगी फिर ये अपनी असेंबली करेगा, यानी कि अपने आरएनए को जो है एक कैप्सिड के अंदर कवर कर लेगा और फिर ये मेम्ब्रेन बना लेगा, यानी कि सेल की ही मेम्ब्रेन को तोड़ करके अलग होकर के निकल जाएगा। अगर हम एचआईवी वायरस के सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिम्टम्स हमारे पास रहते हैं, जिसके अंदर फीवर, फ्लू और हेडेक रहेगा। और लिखा हुआ है 6 हफ्तों तक का टाइम होता है कि एक इंसान जो है वो दूसरों को इन्फेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर 10 सालों के लिए रह सकता है और कोई सिम्टम्स भी, कोई निशानी वगैरह भी जाहिर नहीं करेगा। तो 10 सालों तक कोई और सिम्टम तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके जो लिम्फ ग्लैंड्स होंगे, जो नेक रीजन के अंदर मौजूद होंगे, वो फूले हुए नजर आएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है फिर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता रहेगा और कई सारे इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया या कैंसर्स जो है वो भी देखने को मिलेगी। कैंसर का नाम लिखा हुआ है कापोसी सरकोमा। ये दरअसल हमारी ब्लड वेसल्स को या लिम्फ वेसल्स को नुकसान पहुंचाने वाला कैंसर होता है। उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं। हार्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और आखिरकार जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होगा, क्योंकि हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, पसीना रात को आना, डायरिया, डिमेंशिया यानी कि याददाश्त का कम हो जाना। यहाँ पर सेप्टिसेमिया का दिखा हुआ है। सेप्टिसेमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो है ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर इन्फेक्शन वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियाँ देखने को मिलेगी और फाइनली इंसान की डेथ हो जाएगी। उसके अलावा बात करें ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ द एचआईवी वायरस के, ये किस तरह से फैलता है और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारे ब्लड के जरिए फैलता है। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, मतलब कि एक इंसान जिसके अंदर एचआईवी मौजूद है वो दूसरे इंसान को ब्लड पहुंचाएगा, तो इस तरह से जो है उसके खराब ब्लड यानी उसके कंटेमिनेटेड ब्लड के जरिए से दूसरे इंसान के अंदर, हेल्दी इंसान के अंदर भी ये बीमारी फैल जाएगी। उसके अलावा एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के जख्मों के जरिए से भी ये बीमारी फैल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कहीं पर जख्म ओपन हुआ पड़ा है, वोंड हमारे पास बना हुआ है, तो उस वोंड के ज़रिए से वायरस जो है दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर एक इंजेक्शन भी एक इंसान को लगाई जा रही है और फिर वही इंजेक्शन दूसरे इंसान को लगाई जा रही है, तब भी जो है ये वायरस ब्लड के ज़रिए से पहुँच सकता है। उसके अलावा मदर से चाइल्ड के अंदर भी ये पहुँच सकता है प्लेसेंटा के ज़रिए से। प्लेसेंटा एक मदर के अंदर बनने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के टाइम के अंदर जो है उसे खुराक पहुंचाने का काम कर रहा होता है, ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा होता है। तो इस तरह से मदर से उसके बच्चे के अंदर ही फैल सकता है। उसके अलावा एक और वजह इसकी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए से भी ये फैल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट के जरिए से, यानी कि उस रास्ते से जहाँ से हमारा यूरिन गुजर रहा होता है या हमारा जेनिटल फ्लूइड गुजर रहा होता है। जो फ्लूइड होगा जो मेल ऑर्गन से मिसाल के तौर पर गुजर रहा होगा, उसके जरिए से भी ये वायरस जो है आगे फैल सकता है। लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ऐसी सिरिंजेस का इस्तेमाल करें जो कि साफ़ नहीं है, जो अनस्टीरिलाइज्ड है, उन सिरिंजेस के ज़रिए से अगर किसी में वैक्सीनेशन भी होती है या वो सिरिंजेस कोई इंसान शेयर करता है, तो उसके ज़रिए से भी एचआईवी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इसीलिए डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है कि वन टाइम के लिए वो यूज़ हो, दूसरा इंसान उनको इस्तेमाल ना करे। अगर हम बात करें एचआईवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस होते हैं, यानी कि हमें पहले से एहतियात करना पड़ता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल इंटरेक्शन जो है वो एहतियात किया जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि इस एड्स की बीमारी के दौरान में और भी हमारे पास कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो बेहतर है कि उन इन्फेक्शंस के पहुंचने से पहले जो है वैक्सीनेशन लगाई जाए, क्योंकि एचआईवी के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन जो दूसरे इन्फेक्शन हैं उनके लिए वैक्सीनेशन मौजूद है। और शेड नीडल्स जो है उनका अवॉइड किया जाए और इस बीमारी का फ़िलहाल के लिए कोई भी क्योर मौजूद नहीं है। अभी तक कुछ रिसर्चेस चल रही जिसमें कहीं पर कहा भी जाता है कि हमने क्योर ढूंढ लिया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।